बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड बायोलॉजी चैप्टर नंबर 27 मैन एंड हिज इन्वायरमेंट के अंदर आज हम एसिड रेन, वाटर पोल्यूशन, हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो एसिड रेन पे जाने से पहले हमने लास्ट टाइम जो एयर पोल्यूशन पढ़ा था, जिसे हमने एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी कहा था, तो उसके कुछ पोल्यूटेंट्स डिस्कस कर देते हैं। मतलब कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जो कि मतलब एयर को पोल्यूट करें। ठीक है, एयर पोल्यूटेंट्स, क्योंकि ये पोल्यूटेंट्स उससे इंपॉर्टेंट है एसिड रेन के अंदर। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसे हमने CFCs कहा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो अगर हम इनके सोर्सेज देखें, ठीक है, अगर हम इसके सोर्सेज, तो सोर्सेज के अंदर सबसे पहले एरोसोल है, मतलब जो हम स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर एयर कंडीशंस हैं, एयर कंडीशनिंग के अंदर जो से है एयर कंडीशंस हैं, आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह वगैरह। और इनका काम क्या था? इसका काम था ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन में इसका रोल था। ठीक है, एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए। फिर इसी तरह एक सल्फ़र डाइऑक्साइड है, जिसे आप SO2 भी कह सकते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड। और ये फॉसिल फ्यूल और पावर स्टेशन से रिलीज़ होती है, मतलब पावर स्टेशन और फॉसिल फ्यूल से रिलीज़ होती है। और इसका जो काम है, मतलब जो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, इसके हम इफ़ेक्ट्स एक साइड पर स्टडी कर रहे हैं। तो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स में इसमें एसिड रेन आएगा, जो हम आज पढ़ेंगे एसिड रेन किस तरह होती है, क्या होती है। ठीक है, ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स हैं, कि अगर ज़्यादा कंसनट्रेशन में होगी तो सांस लेने में मसला आएगा। ठीक है, लंग कैंसर भी इवन काज कर सकती है, इट कैन आल्सो काज लंग कैंसर। सिमिलरली लेड कंपाउंड्स हैं, जिसे आप PBB कहते हैं, लेड। और लेड के जो सोर्सेज है ना, ये आपके यूज़ होते हैं उसमें फ्यूल के अंदर। ठीक है, जिसमें आप लेड पेट्रोल भी कहते हैं इसे, मतलब जो एंटी नॉकिंग एजेंट है। अगर आपने थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो उसके, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो, तो जो लेड है ये एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर डाला जाता है पेट्रोल के अंदर। ठीक है, तो लेड पेट्रोल वो इसके सोर्स में आता है। और इससे लेड पॉइजनिंग होती है, ब्रेन डैमेज और फॉरेस्ट डिक्लाइन भी होती है। ठीक है, लेड पॉइजनिंग, ब्रेन डैमेज होता है बच्चों में, ख़ास तौर पर अगर ये पानी के ज़रिए मतलब जिसम में दाखिल हो, तो ये आपके दिमाग को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और फॉरेस्ट डिक्लाइंस में भी इसका रोल है। ठीक है, कि मतलब ज़ाहिर बात है यहाँ पे फिर सही तरीके से ट्रीज़ ग्रो नहीं कर पाते। इसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी है, डाइऑक्साइड भी है। और ये फॉसिल फ्यूल्स के ज़रिए आता है। ठीक है, नहीं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, के फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से ही आता है। और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वही हैं, एक तो इसमें एसिड रेन भी आता है। ठीक है, एसिड रेन के अलावा ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, और हेड एक कफ्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इसके मतलब नुकसानात हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हेड एक, मतलब सर के दर्द में इनका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा एसिड रेन है, एसिड रेन के अलावा कफ्स, खांसी जो होती है, उसमें भी कई दफ़ा इसका रोल होता है। सही, इसके अलावा आगे आखिर में आ जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि CO भी कहते हैं वैसे, और ये मतलब इनकम्प्लीट बर्निंग से होती है। मतलब अगर सही तरीके से बर्न ना हो, जिसे आप कहते हैं कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, जिसमें आप कह सकते हैं। ठीक है, या इनकम्प्लीट बर्निंग भी कहते हैं, यानी मुकम्मल ऑक्सीडेशन ना हो कार्बन की। सही, और हेडेक्स और ब्रेन डैमेज और इवन डेथ भी काज कर सकती है। इट इज़ अ साइलेंट किलर, हेडेक, ब्रेन डैमेज एंड कैन आल्सो काज डेथ। डेथ इस तरह काज करती है कि लाइक हम जो सर्दियों में अगर घरों में हीटर वगैरह चला के सो जाए और गैस जो से वो जलती रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होता है, कमरे की ऑक्सीजन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाती है। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड फिर हमारे हीमोग्लोबिन जो से हमारे
मतलब बॉडी के अंदर होती है, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, उसके साथ जाके बाइंड कर जाती है, और ये इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। और जब सारी मतलब जब कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो फिर ऑक्सीजन सप्लाई जो सी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी बॉडी में, और इवन डेथ भी हो सकती है। सही, इट इज़ नोन एज साइलेंट किलर। सो ये थोड़े बहुत हो गए एयर पोल्यूटेंट्स और उनके सोर्सेज और हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बात कर लिया हमने। आगे चलते हैं हम एसिड रेन की तरफ। तो जो एसिड रेन है ये वही सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो जब ये वाटर के साथ मिलते हैं H2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये क्या बनाएंगे H2SO3, इस तरह ये H2NO3, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रस एसिड जिसे हम कहते हैं। और बाज़ का मतलब नाइट्रिक नाइट्रस दोनों मिलते हैं, इस तरह यहाँ पे सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस एसिड दोनों बनते हैं, और ये एसिड जो से हैं वो फिर एसिड रेन काज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मतलब कंसनट्रेशन है, और जब पानी होगी और सॉरी जब बारिश बरसेगी तो इनके साथ रिएक्ट करके एसिड बना लेगा, और ये एसिड रेन फिर हमारे कह लें कि काफ़ी नुकसानदेह होती है। अगर हम इसके नुकसानात देखें एसिड रेन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में अगर हम स्टडी करें एसिड रेन की, तो इसमें सबसे पहले तो ये कि आपके जो कह लें कि लाइफ इन लेक्स, ठीक है, मतलब जो आपके नदी होती हैं, नदी नाले, ठीक है, आपके जो जंगलात इवन फॉरेस्ट में अगर गिरेगी तो ये फॉरेस्ट पे फार्म्स, आपके जो खेत होते हैं फॉरेस्ट, ठीक है, लाइफ इन लेक्स को डैमेज करेगी ये। ठीक है, डैमेजिंग इफेक्ट होता है एक्सीडेंट का, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये अगर पौधों पे गिरेगी तब भी नुकसानदेह, अगर ये जानवरों पर इंसानों पर गिरेगी तब भी नुकसानदेह, क्योंकि ये एसिडिक है ना, तो एसिडिक जो सा है वो मतलब नुकसानदेह चीज़ है। सही, मतलब ये केमिकल इफेक्ट होता है इसका काफ़ी। सेकंड, इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट करती है फ्रॉम सॉइल, न्यूट्रिएंट वॉश आउट फ्रॉम सॉइल, कि मतलब जिस ज़मीन पर एसिड रेन होगी वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह जो भी मिनरल्स होते हैं ये उनको मतलब उनके साथ रिएक्ट कर जाती है, और फिर उनके मतलब उसे वॉश आउट मतलब क्लीनिंग वहाँ से निकाल देती है। सही, इसके अलावा ये डिकम्पोजर को किल करती है, किल डिकम्पोजर्स एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, डिकम्पोज़र और माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करती है। सही, इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो जहरीले हो जाते हैं। ठीक है, प्लांट पॉइजनिंग करती है ये। प्लांट पॉइजनिंग से क्या मतलब अगर किसी फसल के ऊपर एसिड रेन होती है, सबसे पहले तो ये होगा कि डायरेक्ट प्लांट को उसका नुकसान होगा, किस तरह के उसके जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे, मतलब जो पोटाशियम सोडियम वगैरह होंगे वो कम हो जाएंगे, और फिर उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा, जब वो कोई एनिमल या इंसान वगैरह खाएंगे तो उन्हें भी नुकसान दे पहुँचाएंगे, ज़ाहिर बात है उसमें न्यूट्रिएंट्स की वो मिकदार नहीं होगी जो रिक्वायर्ड होगी। सही, और फिर नुकसान जो सा है वो एक इनडायरेक्ट भी होता है कि लाइक अगर पौधों के ऊपर एसिड रेन पड़ती है, पौधे थोड़े वीक हो जाएंगे, वीक होने की वजह से फिर क्या होगा, उनके ऊपर इंसेक्ट्स और इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब वो ज़्यादा कह लेंगे यानी उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, तो प्लांट पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा करती है। इसके अलावा इरोजन ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है, ओल्ड बिल्डिंग कर लें ज़्यादा बेहतर है, कि अगर हम पुरानी इमारतें देखें, जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर बहुत सी हैं, हिरन मीनार है, बारादरी है, ठीक है, ताजमहल है, इसके अलावा मीनार पाकिस्तान है, ये पुरानी इमारतें हैं। अगर हम इनको देखें जाके तो इनके जो मतलब कह लें कि दीवारें हैं या फिर जो इनके ऊपर जो मतलब मसाला लगा होता है वो ऐसा सा खुरना शुरू हो जाता है। खुरने से बनाते हैं कि मतलब वो इरोड होता है, इरोड से मतलब जंग लगता है जैसा आप कह लेना। और ताज, जिस तरह इंडिया में ताजमहल है, तो वो एसिडेंट की वजह से उसके अंदर क्या हुआ है कि मतलब उसके जो कंपोजिशन थी ना उसके दीवारों की वो मतलब डिस्टर्ब होना शुरू हो गई, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब खुरना शुरू हो गया। खुरना से मतलब इरोजन उसकी स्टार्ट हो गई। सही, अच्छा, ये हो गया एसिड रेन के बारे में, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स। अब हम आगे देखते हैं वाटर पोल्यूशन को।
वाटर पोल्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल तो एसिटेन का ही है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, सही। लेकिन इसके अलावा और भी काफ़ी सोर्सेज है, जिसके अंदर एक तो सेवेज इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट है, सेवेज इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। अगर हम इसमें देखें तो इसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें समझाई गई हैं इस डायग्राम में ना। अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, सॉरी, सही। तो ये पेस्टिसाइड्स है, लाइफ स्टॉक वेस्ट है, आपके हाउस होल्ड सेवेज है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो ऑटोमोबाइल कार वॉशिंग आप वेस्ट करें वो भी फैक्ट्री वेस्ट है, सही। सबसे पहले तो ये है कि जी सेवेज इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट के, बल्कि पाकिस्तान में तो ये होता ही नहीं है माशाल्लाह से, ठीक है, कि हमारे जो घरेलू या डोमेस्टिक वेस्ट जो सा भी होता है उसको हम सही तरीके से ट्रीट नहीं करते। लाइक हमारे जो जितना भी घर का वेस्ट है ज़्यादातर नाले में जाता है, नाले से फिर वो डायरेक्ट नदी में, नदी से फिर वो दरिया में, दरिया से समंदर में। तो मतलब वाटर पोल्यूशन को नहीं कंट्रोल किया जा रहा, ठीक है। इसके अलावा ऑयल और डिटर्जेंट्स जो से ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऑयल स्लैश डिटर्जेंट्स, ऑयल जो है ना ये समंदरों में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। लाइक समंदर के अंदर बहरी जहाज़ होते हैं जो ऑयल की शिपमेंट करते हैं, मतलब ऑयल को एक जगह से लेके दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा होता है। उस दौरान अगर कहीं पे लीकेज हो जाए और वो ऑयल जो सा पानी में शामिल हो जाए तो उससे मतलब वाटर पोल्यूशन होगी, ठीक है, और उसका कोई कंट्रोल नहीं है। सिमिलरली डिटर्जेंट्स है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, लाइक हमने अपने बर्तन धोने होते हैं, हम खुद नहाते हैं, सोप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर फास्फेट होते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट्स के अंदर क्या होते हैं, फास्फेट्स होते हैं, और ये फास्फेट्स फिर आगे जाके ना मतलब माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। दे इनकरेज ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, कि छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं जिसमें एलजी ख़ास तौर पर है, तो उनकी ग्रो करने को मदद देते हैं। और फिर ऐसा था, अगर आपने खुद भी कभी ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपके घर में कोई घर या इलाके के अंदर कोई छप्पड़ हो, ठीक है, जिसे हम छप्पड़ कहते हैं, तो उसके ऊपर देखें ना तो पानी नज़र नहीं आता, सबज सबज सारा मतलब ऊपर से सतह नज़र आती है। और बेसिकली क्या हुआ होता है, उसे हम यूट्राफिकेशन कहते हैं, यूट्राफिकेशन, सही। कि मतलब वहाँ पे ग्रीन प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं माइक्रोस्कोपिक, और वो फिर ना पानी इस्तेमाल के काबिल रहते हैं, यानी इंसान भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ह्यूमंस वगैरह, ना ही वो एनिमल्स इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है। और दूसरा उस प्लांट्स के वजह से जो नीचे वाले पौधे होते हैं या जो नीचे जो एनिमल लाइफ होती है, जो नीचे प्लांट लाइफ होती है, वो मतलब डिस्टर्ब हो जाती है, सही है। तो यूट्राफिकेशन भी एक प्रोसेस होता है उसकी, उसको हम एल्गल ब्लूम भी कहते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज एल्गल ब्लूम। वो भी वाटर पोल्यूशन का ही एक मतलब एक आउटकम है। और एल्गल ब्लूम का एक और बड़ा नुकसान ये भी है कि लाइक इसमें इससे ना मतलब बहुत ज़्यादा स्मेल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। मतलब ये होता है कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स यानी एलजी जो है वो ग्रो होती है, फिर जब उनकी डेथ होती है ना, मतलब जब यही एल्गल की डेथ होती है, डेथ होने के बाद फिर उसको मतलब डिकम्पोज होते हैं, माइक्रोनिज्म बैक्टीरिया वगैरह आके उसी एल्गल को डिकम्पोज करते हैं। क्योंकि होता ये है कि मतलब आपके उस छप्पड़ के अंदर पहले तो वेस्ट मटेरियल जाएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्फेट या न्यूट्रिएंट्स वगैरह जमा हो जाएंगे, वहाँ पे एलजी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। एलजी जब बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी तो फिर ऐसा ऐसा न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होना शुरू होंगे, न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होंगे फिर वो एलजी डेड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जब वो डेड होगी तो वहाँ पे मतलब बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करेंगे और फिर उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी, ठीक है। और स्मेल के अलावा डेथ होती है, डेथ ऑफ फिशेस, ठीक है। क्योंकि जब वो डिकम्पोजिशन होती है तो जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो भी फिर मतलब डेड होना शुरू हो जाती है, मतलब वो नुकसानदेह होती है, टॉक्सिक होती है, सही। तो ये हो गया हमारा क्या बोला वाटर पोल्यूशन, उसमें हमने यूट्रोफिकेशन एल्गल ब्लूम के बारे में बात की। इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ज़्यादा हमारे मतलब
वाटर पोल्यूशन को काज कर रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट की एक बहुत कह लेंगे एक बड़ी एग्जांपल भी है, जिसमें हम इंडस डॉल्फिन कहते हैं कि लाइक हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं वो दरिया सिंध पे लगी हुई हैं। तो वहाँ पे जो डॉल्फिन है, अब उस टॉक्सिक की वजह से उसके गिर्द आंखों के गिर्द ना झिल्ली आ गई है, और वो मेम्ब्रेनस मतलब स्ट्रक्चर है उसके आईलिड के ऊपर ना, और वो देख नहीं सकते, उसे हम इसलिए ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी एग्जांपल, लेकिन इसके बावजूद कोई ख़ास प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं हैं पाकिस्तान के अंदर जिससे हम वाटर पोल्यूशन पर काबू पा सकें। इसके बाद एक इंसेक्टिसाइड का बहुत बड़ा रोल है। इंसेक्टिसाइड्स जो कि इंसेक्ट को किल करते हैं, फिर पेस्टिसाइड्स हैं जो पेस्ट को किल करते हैं, फंजीसाइड्स हैं जो कि फंजाई को किल करते हैं, सही, और प्लस फर्टिलाइज़र्स जो कि मतलब इंसान तो मतलब जो जिसे फर्टिलाइज़र्स को आप वो भी कहते हो ना यार, खाद वगैरह। इंसान तो खाद ये सोच के डालता है लाइक उसकी फसल ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा उसमें पैदावार आएगी, लेकिन इनडायरेक्टली वो जो नेचुरल इकोसिस्टम है ना वो इसको डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब जो नेचर का बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, मतलब एक इकोसिस्टम के अंदर ना मिनरल्स का कह लें कि एक बैलेंस होता है, ठीक है, और वो उसी को मतलब कोशिश होती है इकोसिस्टम की उसी को रिसाइकिल करे। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि बाहर से लाके खाद डालेंगे तो वो उसके नेचुरल जो मतलब रिसाइकलिंग है वो उसको डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, तो मतलब अगर हम देखें फर्टिलाइज़र के दोनों रुख हैं कि एक टाइम पे ये हमें फ़ायदेमंद नज़र आता है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर ये नुकसानदेह है, काफ़ी नुकसानदेह है, सही। हाँ, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड्स ये भी बेसिकली हम हमारी क्रॉप्स मतलब जो फसलें होती हैं उनको बेहतर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये जो दूसरी लिविंग बॉडीज़ हैं उसके इर्द गिर्द, मतलब जो किसान है जो स्प्रे करेगा उसके लिए नुकसानदेह है। फिर जो डायरेक्ट एनिमल्स आके अगर खुदा न खास्ता खाते हैं जो फसलें, उनके लिए नुकसानदेह है। ह्यूमंस तो चलो फिर भी चीज़ों को धोकर या फिर छील कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो तो इस तरह इस्तेमाल करते हैं, फिर वो उनको मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स होते हैं। ठीक है, यानी ये जितने भी पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हैं, दे आर कार्सिनोजेनिक, सही। तो अगर हम काउंट करें फर्टिलाइज़र्स क्या कर रहे हैं भला, ये कह लें कि मेटल आयंस इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जो इकोसिस्टम के अंदर एक बैलेंस बना हुआ है वो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, सही। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड क्या कर रहे हैं कि लाइक दे आर पॉइजनस फॉर अदर्स। ठीक है, मतलब जो भी खेत में मौजूद है उसके लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा दे आर यानी एक और चीज़ है कि दे आर कार्सिनोजेनिक। ठीक है, मतलब कैंसर काज करते हैं, और ख़ास तौर पर हमारे जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं आर मोर अफेक्टेड, क्योंकि वो डायरेक्ट खेतों में जाके खाते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। लेकिन ह्यूमंस के लिए भी है कि लाइक हमारे जो आम, सेब, ये केले वगैरह होते हैं तो इनके ऊपर भी ये यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ स्प्रे यूज़ करते हैं, लेकिन वो ये होता है कि हम तो छील के खा लेते हैं या धो के खा लेते हैं, तो इस वजह से हमें एज सच इफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी इनका नुकसान तो होता है। ठीक है, बेशक थोड़े लेवल पे हो, मतलब एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि जिस तरह अब कोलन कैंसर मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर है वो काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है, तो उसके पीछे जो रीज़न्स है वो यही हैं कि हम जो फूड मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादातर मतलब इन्फेक्टेड होता है इन फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स के साथ, सही। तो ये छोटा सा ओवरव्यू। अच्छा हाँ, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एक और बड़ा रोल प्ले कर रही है वाटर पोल्यूशन का। ठीक है, कि मतलब अगर कहीं पे स्प्रे होता है, ठीक है, और खुदा न खास्ता उसके बाद वहाँ पे बारिश हो जाती है, तो यही स्प्रे, यही जो केमिकल्स हैं ये पानी से मिलकर आहिस्ता आहिस्ता फिर जो करीबी घर होंगे या जो करीबी तालाब होंगे, नदी नाले होंगे, उनके अंदर शामिल हो जाएगा, और फिर वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है उसको डिस्टर्ब करेगा, वहाँ से जो एनिमल्स पानी पियेंगे उसको डिस्टर्ब करेगा, अगर ह्यूमंस भी इनका भी कांटेक्ट है उसके साथ तो वो उनको भी डिस्टर्ब करेगा, सही। सो मतलब काफ़ी इनके नुकसान भी हैं फ़ायदे के अलावा, सही हो गया। लास्ट में अगर हम हेल्थ एंड डिजीज़ की बात करें तो
हम उनको ना उनकी काजेज़ की वजह से मतलब क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम देखें काजेज़ ऑफ डिजीज़, ये ऐसा करते हैं, इसको हम लास्ट लेक्चर में छोटा सा कंक्लूड कर लेंगे। आज के लिए हम यहीं पे मतलब इंसेक्टिसाइड वाटर पोल्यूशन तक ही लिमिटेड रखते हैं।